नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे फेवरेट गाड़ी ऑल्टो के बारे में। ऑल्टो K10 ये है। अब फेवरेट है या नहीं है ये अब तो डिबेटेबल है, लेकिन जिस हिसाब से बिकी है भाई साहब फेवरेट कहना बनता है। एनीवे, यहाँ पे जो है नई ऑल्टो जो है वो आ गई थी और मैं सही समय पे तो वीडियो कर नहीं पाया, लेकिन अब सही समय आया क्योंकि मैंने इसको अच्छी खासी चला ली है। तो अब जो है वीडियो करने का वक्त आया है, रिव्यू करने का, इंप्रेशन देने का वक्त आया है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर में क्या क्या है, अंदर क्या क्या है, फिर चलाने में कैसी है और सेंस बनता है नहीं बनता, सेफ है या नहीं है। जो प्राइस है 3,99,000 से शुरू होकर 5,84,000 या 83,000 तक जो जाती है वो वर्थ इट है या नहीं है। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भैया चाबी जो है सिंपल सी है, आपके पास में यहाँ पे 2 बटन मिलते हैं, लॉक और अनलॉक। एकदम जैसा दिया हुआ है वैसे काम करती है, सॉर्टेड है, बढ़िया। अगर ख़राब हो जाए तो सेल बदलो, काम चलाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसे एकदम सॉर्टेड काम करती रहती है। आगे की तरफ आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ बात करने को ऐसा है नहीं। हेलोजन हेडलैम्प दिए हैं, अच्छा थ्रो है, नाइट में बढ़िया दिखते हैं। यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर जो है वो दे दिए गए हैं। फॉग लैम्प इसमें नहीं आते हैं, जबकि बीच में अल्टो K10 का जो है अपडेट जब आया था लास्ट टाइम तब उसमें फॉग लैम्प ऐड किए गए थे, बट यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। देखने में थोड़ी सी छोटी लगने लग गई है गाड़ी और ये फैक्ट है, कुछ कुछ एंगल से छोटी हुई भी है, बट इंटीरियर में स्पेस बड़ा है। और ये इंजन बे वाला स्पेस जो है इसको थोड़ा सा कम किया गया है ताकि पैसेंजर कैबिनेट में जो है थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए। इस तरीके से जो है ओवरऑल यहाँ पे किया गया है। चैसी वगैरह सब बदल दी गई है, तो उस हिसाब से जो है डेफिनेटली अलग लगेगी। लेकिन आप बड़ा बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो, रूफ रेल वगैरह लगा सकते हो, या ऐसे कुछ 2-3 अतरंगी चीज़ें करोगे और लगाओगे तो जो है बड़ी दिखने लग जाएगी थोड़ी बहुत, बट ऐसा नहीं है कि बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपके पास में साइज़ जो है टायर का वो क्या मिलता है, 145/80 R13 145/80 R13 ये साइज़ आपको यहाँ मिलता है। अब ग्रिप जो है थोड़ी सी बेटर और होनी चाहिए थी। आई थिंक 155 या 65 जो है वो दी जानी चाहिए थी, बट फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में जो है किया गया। अगर आपको अपग्रेड करवाना हो तो आप डेफिनेटली बाद में करवा सकते हो। 13 इंचेस इज़ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके का प्रोफाइल दिया गया है चलने वाले में काफ़ी हेल्प करता है, राइड क्वालिटी वगैरह में वो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर जो है वो आपको साइड में या फेंडर पर माउंटेड होता है, क्योंकि ओआरवीएम वगैरह में उम्मीद मत कीजिएगा। यहाँ पे कोई इंडिकेटर छोड़ो, आप जो ओआरवीएम जो है इंटरनली एडजस्टेबल मैनुअली है, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो है नहीं आता है। आपको सेंट्रल लॉकिंग अगर आप यूज़ नहीं करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। लोअर मॉडल में जो है यही आपको मिलती है। रियर में इस तरीके की आपको जो है लाइट्स वगैरह देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली जब आप लॉक अनलॉक करते हो तो आपका हैजार्ड लाइट का जो है पार्ट यहाँ पे जलता है। हैजार्ड लाइट जो है खड़ी गाड़ी में यूज़ होता है बाय द वे। यहाँ पे आपके पास में हेलोजन है, सब कुछ, कोई भी एलईडी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मैंडेटरी है, नियम है, इसलिए रियर पार्किंग सेंसर दिया जाता है, कोई पार्किंग कैमरा जो है वो नहीं आता है। एग्जॉस्ट पाइप थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हो आप, मतलब इसमें कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है, इसको जो है मेटल ये एल्यूमिनियम जैसा फिनिश दिया गया है, सिल्वर फिनिश यहाँ पे दिया गया है। एनीवे, इधर ऑल्टो K10 मेंशन आता है। ये K10 की बैजिंग जो है ये अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा ये कोई भी शाइनी मेटल जैसा नहीं है, थोड़ा अलग तरीके का लग रहा है। ये ऐसा आफ्टर मार्केट जैसा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एनीवे, ऊपर की तरफ कोई डीफॉगर या कोई एंटीना वगैरह पीछे नहीं है, एंटीना आगे आपको मिलता है, थोड़ा बड़ा हुआ मिलता है। अच्छी बात ये है कि एंटीना ऊपर नीचे जरूर हो जाता है, तो ऐसे नहीं है कि अगर आप ऊपर करके ऐसे बजता है कुछ कुछ जगह पे ना, वो ये, पर ये ज़्यादा बजेगा नहीं। अगर आपको बज रहा है तो ऊपर जो है वो आप उसको कर सकते हो। अंदर चलता हूँ क्विकली, मैं अनलॉक कर देता हूँ। अंदर भी सॉर्टेड सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, और यही रीज़न है अल्टो की अफोर्डेबिलिटी पे। अभी प्राइस पे भी बात करते हैं कि कैसे बढ़ गई, क्या कुछ हुआ है। एनीवे, यहाँ पे जो है आपके पास में ओवरवीएम एडजस्टमेंट करने हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये आपके पास में लेवर यहाँ है, एक स्पेस इधर है, एक 1 लीटर की बॉटल इधर आ जाएगी, थोड़ा सा स्पेस आपका इधर बचता है। स्पीकर जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। इधर काफ़ी सारे डमी बटन्स है, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कुछ फंक्शन नहीं दिया गया है। ये जो आप देख रहे हो हेडलाइट एडजस्टमेंट है, और अब ये वायर से काम करता है, बट ये धीरे धीरे हेडलाइट जो नीचे होती जाती है 1-2 दिनों में, तो आपको बार बार ये याद रखना है हेडलाइट ऊपर करनी है। हाई बीम से चलाने से बेटर है आप ये हेडलाइट एडजस्ट कर लो, आपको मोस्टली हाई बीम की ज़रूरत शायद जो है वो ना पड़े। उसके बाद में आप जो है अंदर आएंगे हम, और मैं इसको चालू करता हूँ क्योंकि भले ही अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन गर्मी जो है भाई राजस्थान में तबाही मच रखी एकदम, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। एनीवे, यहाँ पे क्या क्या फीचर जो है आपको मिलते हैं। सबसे पहले सीट में पीछे करता हूँ। एक तो आपकी हाइट अगर 6 फुट भी है तो भी आप ऑल्टो में जो है इजीली यहाँ बैठ सकते हो। ऊपर भी जो है आपको ऐसा स्पेस मिलता है कि यहाँ बैठ सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट में सीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है हाइट वाला, बट आपको जो है दिख जाएगा। आप छोटे भी हाइट में तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये एक अच्छी चीज़ ऑल्टो के बारे में रही है, तो फैमिली में कोई भी चला सकता है। यहाँ पे आपके पास में जो है स्टीयरिंग व्हील जो है उस पर कंट्रोल मिलने लग गए हैं। ये कंट्रोल जो है वॉल्यूम अप डाउन, और गाना आगे पीछे करना हो, म्यूट करना हो, कॉल उठाना काटना हो, या वॉइस कमांड देना है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाले, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इतनी सी चीज़ यहाँ मिलती है। किसी भी तरीके से स्टेइंग
ऊपर नीचे एडजस्टमेंट जो है वो नहीं होता है। ये आपका वाइपर कंट्रोल हो गए, सिंपल से कंट्रोल है एकदम, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, रियर वाइपर है नहीं। और ये हेडलाइट की कंट्रोल है, हेडलाइट बंद नहीं करोगे, ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो बैटरी डाउन हो सकती है, कोई भी अपने आप कट ऑफ वाली चीज़ नहीं है। तो आपको जो है हेडलाइट बंद करके ही जानी है। वैसे इसमें चाइम आ जाती है अगर आप गाड़ी बंद करो, जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने हेडलाइट चालू छोड़ी है, मैं गाड़ी बंद करके जैसे ही चाबी बाहर निकाल के दरवाज़ा खोलूँगा, ये देखो पी, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है उसमें कुछ ना कुछ आपने चालू वालू छोड़ दिया है भाई साहब। तो यहाँ पे जो है मैंने हेडलाइट चालू छोड़ दी थी, उसका ये है। उसके बाद में आपके पास में MID जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो ये दिखाता है, थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे हिल गया, उसमें सिंपल सा सॉर्टेड है, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन, जो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। पूरा डिजिटल है बाय द वे, कोई भी एनालॉग जैसी चीज़ नहीं बची है, पूरा डिजिटल हो गया है। यहाँ पे आपके पास में बीच में स्पीड दिखाएगा डिजिटली, उसके बाद में नीचे जो देख पा रहे हैं इसमें 3-4 चीज़ें दिखाता है। एक तो अभी दिखा रहा है कि फ्यूल कितना है, उसके बाद में ये ट्रिप A, ट्रिप B, ये आपका रियल टाइम में एफिशिएंसी क्या आ रही है, ये आपका ओवरऑल माइलेज क्या मिला है। ये माइलेज 2 का नहीं मिल रहा है, इस गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है, ये 2 का तो अभी यहाँ खड़ी थी इसलिए मैंने रीसेट कर दिया था। और उसके बाद में आप वापस आते हो तो ये आपका रेंज जो है वो दिखाता है और वापस आ जाता है ओडोमीटर पे। तो यही छोटी मोटे फंक्शन है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपके पास में जो है कुछ वार्निंग्स वगैरह है, जो कि पार्किंग सीट बेल्ट पहना है नहीं पहना ड्राइवर ने, वो सब चीज़ें जो है वार्निंग्स वगैरह है, पार्किंग ब्रेक लगा हुआ नहीं लगा हुआ, और हाई बीम वगैरह जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है देखो यहाँ आ जाती है। इतना सा चीज़ है यहाँ पे, कोई भी और ऐसा एडिशनल कुछ भी चीज़ नहीं है जो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताए, और ऐसी कोई खास चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ भी जो है मिसिंग है ऐसा वो भी कुछ लगता नहीं है। ये आपके पास में स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है सुजुकी का वो दिया गया है। अब ये काइंड ऑफ ओवरकिल हो जाता अगर मैं आज से 5-6 साल पहले बोलता कि ऑल्टो में जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच स्क्रीन वगैरह आती है, बट यहाँ पे डेफिनेटली आती है, और आज के टाइम पे जो है लोग लगवा लेते नहीं आती है, तो इसलिए मारुति ने यहाँ पे साथ में देना शुरू कर दिया है। सिंपल सी टच स्क्रीन है, हमने कई गाड़ियों में देखी है, ब्रेजा बलेनो कई में देखते हैं। अभी तो ब्रेजा बलेनो में दूसरी स्मार्ट प्ले प्रो प्लस भी आ गई है, बट ये नॉर्मल थी। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको एक केबल से कनेक्ट कर सकते हो करना चाहो तो। उसके बाद में नॉर्मल ब्लूटूथ वगैरह भी मिलता है, टाइम वाइम बताता है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिल रही है वो बताता है, रेडियो, मीडिया, फ़ोन कनेक्ट, शॉर्टकट जो आपको यहाँ मिलते हैं। कोई भी मतलब वैसा बटन नहीं मिलता है, फिजिकल टच वाला नहीं मिलता है, ये सब टच स्क्रीन वाला ही बटन है, तो मुझे उतने पसंद नहीं है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। बट अच्छी बात ये ऑल्टो इतनी छोटी है कि आप हर जगह इजीली रीच कर सकते हो, चाहे आप सीट अपने ऑल द वे पीछे कर रखी, उसके बाद भी देखो मैं यहाँ पे जो है रीच करके बंद कर सकता हूँ इसको एक बार में। ये कंट्रोल है विंडो रोल अप रोल डाउन करने के, यहाँ पे दे दिए गए हैं। वन टच नहीं है, एक आपको ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, थोड़ा सा एक बार आदत पड़ने वाली बात है। अगर यहाँ पे दिए जाते तो ये जगह घेरते और वो जगह जो है आपको लेग रूम में परेशानी होती, तो इसलिए जो है वहाँ नहीं दिए गए हैं। नॉर्मल मैनुअल AC कंट्रोल है, AC बहुत अच्छा काम करता है इस गाड़ी का, फैंटास्टिक काम करता है। यहाँ पे जो है मैंने 4 पे लगा दूँ तो आवाज़ सही जाएगी, 1 पे लगा हुआ है, अच्छा खासा कूलिंग देता है, कोई इशू से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपके पास में जो है डीफॉगर चालू करना हो, डीफॉगर के साथ में अंदर हवा चाहिए, तो वो सारे कंट्रोल जो है मोड आप यहाँ से सेट कर सकते हो, बाहर की हवा, अंदर की हवा, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। प्रॉपर मैनुअल अगर आप ढंग से सुनो तो अंदर जो है फ्लैप मुड़ता हुआ भी सुनाई देता है, जिससे पता चलता है हवा कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। बाय द वे इस गाड़ी में रियर डीफॉगर नहीं आता है, जो मैंने आपको वहाँ पीछे बताया, जो कि फॉग अगर जम जाए उस पर तो आपको एक मैं जुगाड़ बताता हूँ। ये वाले जो है इनका थ्रो इतना अच्छा है कि आप इनको बीच में ऐसे सेंटर कर दो और फ्लो जो है आप कर दो 4 पे, तो अभी तो मैं आवाज़ चलो कर ही देता हूँ, आवाज़ आ जाएगी आपको, और वो फ्लो सीधा इन सीटों के बीच में से पीछे जाता है और वहाँ पर डीफॉग वो कर सकता है। तो अगर आप कभी फंस जाओ डीफॉगर में तो ऐसा कर सकते हो, टेम्परेचर जो है वो आप बीच में यहाँ कहीं रख लो और डीफॉगर चलाओगे, यहाँ थोड़ा सा इस बीच में रखोगे, डीफॉगर चलाओगे तो काम आपका हो जाएगा। एनीवे नीचे की तरफ बढ़ोगे तो 2 चीज़ें मिलती हैं आपको, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है जिसमें कुछ भी लगा सकते हो आप, सिगरेट लाइटर या कुछ चार्जर वार्जर। यहाँ पे आपके पास में USB और ऑक्स जो है वो मिलता है। ऑक्स पता नहीं आजकल लोग यूज़ करते नहीं करते, बट हाँ अभी यहाँ दिया जाता है। एनीवे उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा स्पेस में मोबाइल रख सकते हो, हालांकि छोटा है, मोस्टली बड़े मोबाइल में फिट नहीं होंगे इसमें। ये 2 कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। 5 स्पीड का बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ लाइट क्लच वाला गियर बॉक्स जो है आपको यहाँ मिलता है, लाइट थ्रोज वाला, लाइट शिफ्ट वाला। थोड़ा सा आपके पास में यहाँ स्पेस है जो कि ज़्यादा काम नहीं आएगा, चिल्लर विल्लर रखने का काम आएगा क्योंकि हैंड ब्रेक इतना नीचे आ जाता है। हैंड ब्रेक मिलेगा। सीट्स वगैरह जो है उनकी कुशनिंग ठीक है, थोड़ी हार्ड हो गई है, मतलब मारुति कुछ कार में थोड़ा सॉफ्ट आती है, बट वो हार्ड अच्छे रीज़न की वजह से हुई है ताकि आपको सीट अच्छे से होल्ड कर पाए, और उतनी हार्ड भी नहीं हुई है कि आपको परेशानी हुई बैठने में। तो एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन सीट का जो है यहाँ रखा गया है। ग्लोव बॉक्स मिलता है, बहुत छोटा है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है, नॉर्मल सा ग्लोव बॉक्स है, छोटा सा यहाँ पे आपको ये दिया जाता है। उसके बाद में SRS एयरबैग बताता है कि इसके अंदर एयरबैग है। अगर ये एयरबैग नहीं होता तो यहाँ एक और स्पेस हो सकता था बाय द वे, बट यहाँ पे जो है एयरबैग यहाँ दिया जाता है। ये चीज़ होगी। अब आगे वाली सीट में अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि जो है मैं आपको बता पाऊँ स्पेस वगैरह क्या है रियर में। तो ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आपको इंजन भी खोलना हो तो यहाँ से खोल सकते हो। मैं आपको इंजन में भी दिखा देता हूँ लगे हाथ,
उसके बाद में हम रियर सीट पे चलेंगे। सीट में जो है आपको रेक्लाइन वाला एडजस्टमेंट डेफिनेटली करने को मिलता है, हालांकि हाइट वाला एडजस्टमेंट जो है वो तो आप नहीं कर सकते हो। इंजन बे में 1 लीटर का एक इंजन है, थोड़ा चेंजेस है इस इंजन में वॉल वगैरह में, और अच्छा चलता है कि नहीं चलता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट लगभग पूरा एरिया ही कवर कर लेता है। मतलब ये पूरा एरिया जो जगह है वो पूरी कवर कर लेता है। यहाँ पे रियर सीट जो है आपके पास में, यहाँ से नहीं खोलते हैं दरवाजे, यहीं से खोलते हैं नॉर्मल। और आपके पास में स्पेस कैसा है देखो भैया, मैं छोटा हूँ, मतलब 5 फुट 8 इंच का ही हूँ, मोस्टली इंडियंस की एवरेज हाइट है ये, और वहाँ पे कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट ऊपर देखोगे यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस है। अगर आगे भी कोई 5 फुट 8 इंच का बैठा है तो पीछे 6 फुट का बंदा भी बैठ सकता है, तो वो एक अच्छी बात है। हाँ, 2 6 फुट के बंदे आगे और पीछे ऐसे नहीं बैठ सकते, लेकिन अच्छा स्पेस है यार यहाँ पे, मतलब सही स्पेस है। आपको हेडरेस्ट जो है वो ये फिक्स वाले मिलते हैं, ये तो पहले वाली ऑल्टो से मिलने लग गए थे, पहले तो आते भी नहीं थे बहुत पुरानी वाली ऑल्टो में। और डिसेंट है, कुछ भी ऐसा सीट में कोई कर्व्स या कुछ ऐड नहीं किया गया है, आपको बढ़िया फ्लैट सीट मिलती है। नीचे भी बहुत स्पेस है, तो 3 लोग बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, बच्चा बीच में बैठ सकता है कंफर्टेबली, कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस दिया गया है। पीछे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, लाइट एक ही है वो वहाँ पे जो दी गई, उसके अलावा कोई स्पेस नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये जो IRVM है इसमें जो है डे नाइट स्विच वाला नहीं दिया गया, ये एक बड़ी चीज़ है जो मैं मिस करता हूँ। मारुति को ये डेफिनेटली देना चाहिए था। यहाँ पे आपके पास में सनवाइज़र ऑब्वियसली एक्सटेंड तो नहीं होता है, बट इतना जो है यहाँ पे आके लगता है। इधर वाला जो सनवाइज़र है उसमें कांच नहीं दिया गया है। अगर आपकी उम्मीद हो आपकी बीवी जो है सजना सवरना पसंद करती हो तो वो नहीं है। हालांकि उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों को जो है आगे ना बैठाएं, वो यहाँ दिया गया है। उसके बाद में आपके पास में क्या बचा, वेल ये इस तरीके की, अगर आपको, मैं तो भाई मिस करता हूँ, बहुत ज़माने बाद देखिए तो मैं 2-3 बार जो है फीलिंग के लिए इसको ऊपर नीचे घुमाऊंगा, वो यहाँ पे दिए जाते हैं। हालांकि सेगमेंट में जैसे रेनो क्विड जो आती है उसमें आपको रियर में भी पावर विंडोज़ ऑफर की जाती है, बट यहाँ पे टॉप एंड भी ले लोगे तो आपको रियर में पावर विंडोज़ नहीं मिलती है। स्पेस अच्छी है, वो अच्छी बात यहाँ पर डेफिनेटली है। बूट कितना बचता है देखो, एक तो प्रॉब्लम ये कि बूट खोलने के लिए आपको जो है थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये बूट जो है मैं यहाँ पर खोला क्योंकि ये ऐसे ही खुलता है, और चाबी से भी खोल सकते हो आप। बूट स्पेस ठीक है एक्चुअली, 217 या 214 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है। ऊपर पार्सल शेल्फ ट्रे जो है वो मिलती है, और ठीक ठाक है। आपके जो एयरक्राफ्ट कैबिन बैग होते हैं वैसे 3 बैग्स, 2-3 बैग आ सकते हैं। बड़े वाला बैग जो है वो एक ही आएगा, उसके बाद ज़्यादा कुछ आप जो है रख नहीं पाओगे, बट डिसेंट स्पेस मेरे ख्याल से यहाँ बूट में जो है आपको दिया गया है, और जितनी जगह बनाई जा सकती है उतनी जगह बनाने की कोशिश जो है यहाँ की गई है। हाँ जी, तो बात करते हैं ड्राइवर सीट से। और ऑल्टो है तो लोगों का एक सवाल ये होगा कि भैया इंजन छोटा बड़ा कैसा है, पावर कितनी है। तो मैंने पीछे देखो 2 आदमी बैठा है, अगर आपको दिख पा रहे हो तो यहाँ 2 आदमी पीछे बैठे हैं, और 2 आदमी छोटे मोटे भी नहीं, हष्ट पुष्ट हैं। दोनों का बढ़िया वजन भी है। तो लेट्स सी कि गाड़ी जो है चलाने वाने में कैसी लगती है। सबसे पहले विजिबिलिटी वगैरह में कैसी है, तो गाड़ी हर तरफ से विजिबिलिटी वाइज में ज़बरदस्त है, मतलब आपको मस्त दिखता है, आगे का भी बढ़िया दिखता है। हाइट जैसे मैंने आपको बताया, हाइट छोटी भी हो तो भी कोई इशू नहीं होने वाला। ए पिलर भी पतला है, और ओवरऑल जो है यहाँ पे आपको ग्लास एरिया या ORVM जो है वो भी बढ़िया है। बस ORVM को एडजस्टमेंट थोड़ा सा आपको जो है वो आप करके रखना पड़ेगा, और थोड़ा महीन एडजस्टमेंट हो नहीं पाते इसमें, एकदम से इधर घूम जाता है। पर अच्छी बात ये है ऑल्टो जो अंदर से काफ़ी छोटी है, तो अगर जैसे कोई इधर बैठा नहीं है, आपको ये एडजस्ट करना तो आप खुद ऐसे ही रीच करके कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तो मिलता नहीं आपको। एनीवे, बट रेनो क्विड में जो है बाय द वे ये इलेक्ट्रिक आता है एडजस्टमेंट इसका, बट इसमें नहीं आता है। उसके बाद बात है रियर में, तो ये IRVM जो है इससे जो पीछे का व्यू आता है वो भी बढ़िया है, पूरा ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने लायक चीज़ नहीं है। हाँ, कैमरा नहीं मिलता है, बट मुझे नहीं लगता है कि कैमरा की ज़रूरत ऐसा महसूस होगी, अनलेस आपकी बहुत ही टाइट कंजेस्टेड एरियाज़ में पार्क करते हो तो वहाँ शायद फिर भी पड़ सकती है। बट जितने चौड़ाई में ये गाड़ी, इतनी बड़ी चौड़ी है ये, नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑलमोस्ट हर चीज़ तो यहाँ बैठे बैठे देख पाते हो कि क्या कुछ कैसा है। उसके बाद में बात आती है कि कैसे, देखो अभी थोड़ा सा हम ट्रैफिक में, तो ओवरऑल में जो है सस्पेंशन और राइड क्वालिटी वगैरह की बात कर देता हूँ। ये देखो गड्ढों में से जानबूझकर मैं निकालूंगा, स्विफ्ट वाला भी बचा के लेके गया है, लेकिन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली गाड़ी चलने में और बेहतर हो रही है। मतलब ये गाड़ी जितनी पुरानी हो रही है, 2 चीज़ों में बेहतर हो रही है। एक तो माइलेज बहुत देती है, एक चलने में मतलब ओवरऑल राइड जो कंफर्ट है, सस्पेंशन वगैरह का, वो अच्छा होता जा रहा है। जो कमियाँ आती जा रही है वो ये कि बॉडी जो है उसका वजन कम किया जा रहा है, तो वो मजबूती वाली फीलिंग जाती जा रही है। हालांकि मारुति का कहना है कि उन्होंने हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया, बट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर 5-6 लाख में कोई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कोई सेफ गाड़ी बना दे और ये सब चीज़ें भी दे दे, ये तो मतलब वो तो जो है पुराने ज़माने की बात ही हो जाएगी। अब धीरे धीरे इस दौर में पॉसिबल नहीं है, जब मेटल वगैरह की कॉस्ट इतनी हो गई है और फीचर्स वगैरह जो है उनकी डिमांड वगैरह इतनी होगी। तो बेसिकली सेफ कार तो नहीं है ये किसी भी लिहाज से। हाँ,
आपको एयरबैग दिए गए हैं, जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो मीट कर लेती है कंपनी, लेकिन ऐसा कोई बड़ी सेफ चीज़ जो है वो डेफिनेटली ये नहीं है। एनीवे, बट सस्पेंशन वगैरह जो है वो अच्छे हैं। यहाँ पे गड्ढों में, जैसे गड्ढों में से अगर आप निकालते भी हो, मैंने न्यूट्रल में ही जो है एक्सलेट कर दिया, गड्ढों में से निकालते भी हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा जर्क वगैरह फील होंगे। हाँ ठीक है, अनसेटल हो जाती है गड्ढों में और थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है, ऐसे एनवीएच लेवल्स वगैरह अच्छे नहीं है, लेकिन आपको सच बताऊँगा, मैं आपको चला के अच्छा लगेगी ये गाड़ी ओवरऑल अपनी सड़कों पर। उसके बाद में कैसा है इंजन, उसकी बात करता हूँ। और हैंडलिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हैंडलिंग ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हैंडलिंग ऐसी है कि मैंने ये स्टीयरिंग इधर मोड़ा है तो स्टीयरिंग वापस अपनी जगह पे भी नहीं आता, मुझे ही लाना पड़ता है। बट हाँ, अच्छी बात ये है कि ईजी है स्टीयरिंग, मतलब इनपुट वगैरह ईजी है, तो वो आपके काम की चीज़ है। उसके अलावा ऐसे हाई स्पीड पे जो है थोड़ा बहुत इधर उधर स्टीयरिंग घुमाओगे, ऐसा बहुत ही बढ़िया प्रिसीजन वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही इस बजट में जो है आप ज़्यादा उम्मीद कीजिए। कोई भी गाड़ी इस बजट में जो है ढंग की हैंडलिंग दे नहीं पाती है। उसके बाद में बात आती है कि किस तरीके का इंजन वगैरह कैसा है। तो देखो 67 bhp और 89 Nm टॉर्क जो है वो आपको ये इंजन निकाल के देता है। अब ये पेपर में बात करने वाली होगी कि ये जीता है, असल में चलने में कैसा है वो इस इंजन के बारे में एक्चुअली प्लस पॉइंट है। बढ़िया इंजन है। मैं यहाँ पे जो है 3rd गियर में ऑलरेडी हूँ मैं, और 2 लोग पीछे बैठे हैं। 50 की स्पीड पे मैं हूँ। अगर मैं 50 की स्पीड पे ना भी होता, लेट्स से कि मैं यहाँ आ जाता हूँ पहले लेन में, अगर मैं 50 की स्पीड पे ना भी होता, थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ या 40 की स्पीड पे भी आ जाऊँ, टेकोमीटर नहीं है, मुझे नहीं पता इंजन कितने आरपीएम पे, बट यहीं से इंजन पिक करना शुरू कर देता है। ऐसे ज़्यादा गियर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गियर बदलोगे नहीं तो बंद हो जाएगा, वो समस्या नहीं है यहाँ पे। लाइट क्लच है, गियर बॉक्स जो है एकदम परफेक्टली शिफ्ट होता है, स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है। ऐसा बहुत ज़्यादा बटरी स्मूथ नहीं है, बट काफ़ी स्मूथ है। आपको किसी भी तरीके से ये भी शायद ना लगे कि मेरे को जो है ऑटोमेटिक खरीदने की ज़रूरत है। शायद आप ऑटोमेटिक इसीलिए खरीदोगे कि भैया मुझे जो है गाड़ी मैनुअल चलानी ही नहीं आती है, बार बार स्टॉल करते जा रहे हो, तो आप ज़रूर खरीदोगे ऑटोमेटिक। वरना आपको मेरे ख्याल से कि क्लच दबाने में परेशानी होती है, उस वाले रीज़न से तो जो है आप ऑटोमेटिक नहीं खरीदोगे, क्योंकि बहुत लाइट छोटा सा थ्रो वाला क्लच है और बढ़िया गाड़ी का इंजन का पिकअप है, ज़्यादा आपको गेयर चेंजेस भी नहीं करने पड़ते। वो इस गाड़ी के बारे में प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट और है, वो प्लस पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी। ये गाड़ी सच में आपको शहर में 18-19 का फ्यूल एफिशिएंसी देती है और हाईवेज पे आपको जो है 24+ का फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देगी, बशर्ते आप गाड़ी को आराम से चलाओ, 90-95 से ऊपर ना ले जाओ, 90-95 से। अगर उससे ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगा, बट ऐसा कोई ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं है, बिकॉज वेट इतना ज़्यादा नहीं है, एरोडायनामिक डिसेंट है, ज़्यादा कोई ड्रैग, मतलब हवा का ड्रैग नहीं मिलता है इसको। अगर आप एसी वेसी चला भी रहे हो, और आई रिकमेंड कि आप एसी के साथ ही गाड़ी चलाते रहो, विंडोज़ जो है नीचे रोल डाउन करके ना चलाओ, तो आपको गाड़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी देती है। अगर ढंग से माइलेज निकालने भी आओ, आप उससे भी कम स्पीड पे चलते हो, लेट से 70-80 की स्पीड पे चलते हो, जो कि कई लोग घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो चलाते हैं, प्यार से चलाते रहते हैं, और गांव की सड़कों पे चलाते हो, तो आई थिंक ईजिली आप 25-26 का माइलेज निकालोगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कम लग रहा है माइलेज, डीजल तो इसमें नहीं आ सकता, लेकिन आपको जल्दी सीएनजी का ऑप्शन भी जो है इसमें देखने को मिल जाएगा, तो वो भी जब आएगा तो मैं आपको चला के बता दूंगा क्या फ्यूल एफिशिएंसी दे रहा है। बट इंजन जो है वो इस गाड़ी की जान है। इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ जो है उनके इंजन में सच में कोई जान नहीं है, आवाज़ करते रहते, चिल्लाते रहते हैं, बट इसमें एक्चुअली इंजन बहुत अच्छा है और रिलायबल भी है। और ये इंजन हमने और भी गाड़ियों में अब देखा है, तो हमें ये भी पता है फ्यूल ओवरऑल कॉस्ट वगैरह जो है रिपेयर वगैरह की, वो भी मारुति कंट्रोल रख ही पाएगा, तो उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। फिर बात आती है कि किस तरीके का जो है ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वगैरह है। देखो ABS वगैरह दिए गए हैं गाड़ी में, तो ब्रेकिंग वगैरह डेफिनेटली थोड़ी बहुत इम्प्रूव जो है वो होनी चाहिए इन सर्टेन सिचुएशन, जहाँ पे मिट्टी विट्टी या ग्रेवल वगैरह में गाड़ी आपकी अच्छी तरह रुकेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि टायर जो है उसकी प्रोफाइल जो है वो 145 की है, फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में रखी गई है। बट अगर आपको थोड़ी सी प्रोफाइल या तो बेटर होती, या आई थिंक ओवरऑल ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स ही थोड़ा बेटर होता तो बढ़िया है। अभी ब्रेकिंग आपकी इतनी है कि अगर आप कंफर्टेबली 100 या 90 की स्पीड चलाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी, उससे ज़्यादा के ऊपर पे तो भैया आपको कुछ पॉइंट पे ऐसा लगेगा ब्रेक मारने पे गाड़ी उधर उधर जा रही है, ब्रेक जो है गाड़ी ले ही नहीं रही है, मान ही नहीं रही है। तो वैसी सिचुएशंस में जो है आप अपने आप को पाओगे, तो बेहतर है कि आप जो है वो गाड़ी को स्लो स्पीड पे रखो। ज़्यादा ब्रेकिंग जो है इतना भी तोड़ ब्रेकिंग इस गाड़ी की है नहीं, कोई कमी नहीं है सच। कमी बस यही है कि थोड़ा सा प्रोफाइल बड़ी कर लो। अगर आप रेगुलर हाईवे पे चलते हो तो मेरा रिकमेंडेशन है 145 की जगह कोई 165 वाले टायर 14 इंच के, ऐसा कुछ जो है 14 इंच नहीं भी जाओ तो 13 इंच में अगर कोई 165 आता हो तो वो आप जो है लगवा सकते हो, तो थोड़ा सा आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी ब्रेकिंग वगैरह वहाँ पे अच्छा लगेगा। AC परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई शिकायत उससे जुड़ी भी नहीं है। गाड़ी में ज़्यादा शोर शराबा है नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सब पतले कांच और ये सब चीज़ें जो है लो कॉस्ट ही है, तो ज़्यादा आनी चाहिए आवाज़। बस इंजन उतना आवाज़ ही नहीं करता है कि अंदर जो है ज़्यादा वो गाना बजाना करे, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ जो है इस गाड़ी के बारे में। आपको इस गाड़ी की वैल्यू जो है उसको चलाने पर और उसको मेंटेन करने और ओनरशिप में ही जो है समझ में आएगी। अदरवाइज़ ऑन पेपर ये गाड़ी जो है डेफिनेटली क्विड से तो महंगी लगती है, क्योंकि क्विड वगैरह में फीचर्स वगैरह जाते हैं, ऑन पेपर अच्छी लगती है और इनफैक्ट दिखने में भी जो है वो बड़ी लगती है इस वाली गाड़ी से। अंदर स्पेस में कोई कमी नहीं है, चलाने में बेहतर है,
सेफ्टी वेफ्टी जो है वो उतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और एक चीज़ जो है वो मैं करना ही भूल गया, पीछे जो हमारे 2 बकरे बैठाए गए हैं उनसे हमें पूछना है कि भैया क्या कुछ कैसा लग रहा है। देखो हस्ट पुश लौंडो, ललित बताओ कैसा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? अच्छा ही सर, देखो ये सीट कम पूरी ऑलमोस्ट पूरी पीछे है। हाँ। उसके बाद मेरे पास स्पेस बच रहा है। चलो, और राइड क्वालिटी, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, सस्पेंशन अच्छा है। निखिल तुम्हें कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्पेस। निखिल हमारा और लंबा है। कुछ ज़्यादा ऐसा फील नहीं हो रही। हाँ। एक चीज़ की थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा स्पेस कुछ मतलब होल्डर्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं। हाँ, उस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। बॉटल बॉटल होल्डर नहीं है वो। बॉटल होल्डर या हाँ। होल्डर किसी भी टाइप की कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है, हाँ। एक्सेप्ट ये वाला जो जगह है। ना ही कोई चार्जर वगैरह कुछ है। और ना ही पावर विंडोज है ये जो छोटी मोटी चीज़ों का ठीक है, बाकी स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, और मतलब आप आराम से कोई खड्डे वड्डे भी उतनी ज़्यादा पीछे फील नहीं हो रही। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो भैया बात ये है कि ऑल्टो K10 जो है वो तो है अभी, बट ऑल्टो 800 जो है वो शायद जल्द ही डिसकंटिन्यू हो जाए। लेकिन K10 जो है वो कब तक रहेगी इस पे डाउट है। सरकार ने जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने की यहाँ सोची कि 6 एयरबैग्स वगैरह जो है, क्या पता है उसमें फिट हो पाए नहीं हो पाए, तो प्राइस जो है वो फिट हो पाए नहीं हो पाए अपनी पॉकेट्स के हिसाब से, वो सब चीज़ें हैं, वो सब सवाल ज़रूर है। बट अभी के लिए गाड़ी अवेलेबल है, एटलीस्ट जब तक नॉर्म्स नहीं आ रहे, 1.5 साल तब तक तो गाड़ी अवेलेबल है। और सेंसिबल है या नहीं है वो मैं आपको क्लिकली बताता हूँ। मेरे ख्याल से अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो लंबे वक्त तक रहे, मतलब आपको ऐसा है कि फैमिली में ली है, अब लंबे टाइम तक रहे, रिलायबिलिटी इश्यूज़ ना हो, कभी भी लेके चल दो, चालू हो जानी चाहिए, और साथ ही में आपको जो है फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी ऑफर करे, तो ये गाड़ी आपके लिए है। लेकिन अगर आप बहुत ही लोडेड फीचर्स, सेफ्टी या बड़ी दिखने वाली गाड़ी, इन एस्पेक्ट्स पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो ऑल्टो आपको ऑफर नहीं कर पाएगी। बड़ी दिखने वाला का तो लॉजिक चलो हो सकता है, बड़ी दिखने वाली गाड़ी तो बनाई जा सकती है, ज़्यादा फीचर्स जो है वो इतना कुछ खास दिए नहीं जा सकते इस प्राइस पॉइंट पे। इसके बाद में जो है अगर आपको चाहिए कि गाड़ी चलने वालने में बढ़िया हो, तो अगेन ऑल्टो K10 जो है वो प्रेफर आप यहाँ पे कर सकते हो। हैंडलिंग वैंडलिंग इस प्राइस ब्रैकेट में कोई नहीं देता है, तो हैंडलिंग की हम यहाँ पे जो है बात नहीं करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।